अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने लेक्चर नंबर 43 करना है मैथ 101 का, जिसका टॉपिक है एडिशनल कन्वर्जेंस टेस्ट। आपने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ कन्वर्जेंस के टेस्ट देखे थे, पी सीरीज़ की कन्वर्जेंस देखी थी, ठीक है, डाइवर्जेंस टेस्ट देखा था, इंटीग्रल टेस्ट देखा था। अब यहाँ पे कुछ और टेस्ट हमने देखने हैं, काफ़ी सारे मज़ीद टेस्ट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे थ्योरम आता है द कंपैरिजन टेस्ट के नाम से। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? कंपैरिजन नाम से पता चल रहा है कि आपने कोई सी दो सीरीज़ को यहाँ पे कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने के लिए आपके पास दो सीरीज़ होनी चाहिए, एक को आप ए के का नाम दे दें, दूसरे को बी के का नाम दे दें। ये सीरीज़ क्या होती है? नॉन नेगेटिव टर्म के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए सारी, कोई भी नेगेटिव टर्म ना हो। और अगर आप लेट करें कि ए की जो पहली वैल्यू है वो बी की पहली वैल्यू से छोटी है, दूसरी वैल्यू ए की बी की वैल्यू से छोटी है, यानी ए की सारी वैल्यूज़ जो है ना वो बी की सारी वैल्यूज़ से छोटी हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर बिगर सीरीज़ यानी जो बड़ी सीरीज़ है बी के, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो जो स्मॉलर सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। और अगर बड़ी वाली सीरीज़ जो डाइवर्ज करे तो स्मॉलर सीरीज़ भी डाइवर्ज करती है। अब इसके लिए एक हमारे पास टेस्ट है, रेशियो टेस्ट जिसे हम कहते हैं। अच्छा, रेशियो टेस्ट एक आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, उसके अंदर लेक्चर 40 के अंदर शायद, कि रेशियो टेस्ट जो है वो क्या होता है, जब हमने देखना होता है कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिसिटी जब हमने देखी थी ना, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो वो तब होता है रेशियो टेस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। यहाँ पे जो रेशियो टेस्ट है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट करने के लिए है, तो दोनों को मिक्स नहीं कर देना आपने। ठीक है, मेथड इसका भी यही है यहाँ पे रेशियो टेस्ट के अंदर, जैसे हमने वहाँ पे किया था कि आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करना होता है, साथ में आपने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है कि लिमिट अप्लाई करनी है, जो लिमिट वहाँ पे नहीं थी लेक्चर 40 के अंदर। तो लिमिट बस आपने अप्लाई करनी है, जिसमें के इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर देना है। तो अगर तो ये सारा हम कह रहे हैं कि ये क्या है, पी के इक्वल है, या इसको आप रो भी पढ़ सकते हैं। अगर तो इसका आंसर जो है वो 1 से छोटा आता है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर इसका आंसर 1 से बड़ा आता है या इन्फिनिटी आ जाता है तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। और अगर 1 के इक्वल यानी इसका आंसर 1 आ जाए तो फिर वो सीरीज़ जो है कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। फिर हमें कोई रिज़ल्ट यहाँ से रिसीव नहीं होता, हम कोई रिज़ल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। तो सिर्फ दो कंडीशंस हैं हमारे पास यहाँ पे, लेस देन हो 1 से तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन हो या अनडिफाइन आंसर आ जाए तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अगर 1 आ जाएगा तो ये टेस्ट फिर फेल हो जाएगा उसको बताने में कि ये कन्वर्ज करिए या डाइवर्ज करिए, फिर हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें, यूज रेशियो टेस्ट टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़। यहाँ पे आपको जो सीरीज़ दी हुई है वो क्या है, सिग्मा 1/k फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये केथ टर्म दी हुई है ना हमें, तो यानी यू के जो है वो क्या हो जाएगा 1/k फैक्टोरियल। अब हमें रेशियो टेस्ट के अंदर दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ऊपर अगर आप देखें, एक यू के चाहिए और दूसरा यू के प्लस 1 चाहिए, यानी उससे आगे वाली टर्म चाहिए। यू के तो हमने लिख लिया, अब इस के की जगह अगर आप के प्लस 1 लिख दें तो इस के की जगह भी हमें के प्लस 1 लिखना पड़ेगा, साथ में फैक्टोरियल आ रहा है। फैक्टोरियल में पहले एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होता है। अच्छा जी, अब हमने वो फॉर्मूला लिखा रेशियो टेस्ट का, जिसमें लिमिट के अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, यू के प्लस 1 ओवर यू के। तो यू के प्लस 1 की वैल्यू लिखें ऊपर, ओवर लगा के यू के की वैल्यू लिखें जो है 1/k फैक्टोरियल, यानी ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस तरह से डिवाइड कर दी। अब 1/k प्लस 1 का फैक्टोरियल तो वैसे ही ये साथ में डिवाइड हो रही है ना नीचे वाली वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाके इसका रिवर्स हो जाएगा, k फैक्टोरियल ओवर 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली आपस में, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है, k फैक्टोरियल ओवर k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब आप इसको ना ओपन कर दें, जैसे मैंने आपको फैक्टोरियल में बताया था कि अगर हमारे पास 10 है और उसका फैक्टोरियल लेना है हमने, तो 10 और उससे पीछे वाली सारी टर्म्स का आपने यहाँ पे फैक्टोरियल ले लेना होता है इस तरह से। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं ना, 10 है, 9 है, 8 पे आप इसको स्टॉप कर दें और 7 फैक्टोरियल लगा दें। इसका मतलब यही है कि आगे वाली सारी टर्म्स इसके अंदर आ रही हैं। तो देखें, आप अगर इसको k कहते हैं तो उससे आगे वाली टर्म कैसे आ रही है, उसमें से 1 माइनस करके, यानी k माइनस 1 होगी। उससे आगे वाली इसमें से 2 माइनस करके आ रही है तो k माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर k प्लस 1 का फैक्टोरियल है ना, तो उससे आगे वाली टर्म इसमें से 1 माइनस करके आएगी, तो वो -1 + 1 कैंसिल होगा तो k फैक्टोरियल आ जाएगा। यानी हमने जैसे यहाँ पे अगर इसको 8 पे स्टॉप कर दिया ना, तो इसको हमने k पे स्टॉप कर दिया है। अब ऊपर k और ये k कैंसिल हो जाएगा, तो 1/k + 1 बचा। k की लिमिट इन्फिनिटी पुट करें, 1/∞ 0 आ जाएगा। अब 0 क्या है, लेस देन 1 है, तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था,
अगर p की वैल्यू लेस देन 1 हो तो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो ये लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब है जो हमारी सीरीज़ है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, सिग्मा k ओवर 2 पार k। ये जो अभी ना 4 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक आधी आ जाती होती है अक्सर पेपर में, तो सेकंड हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, फॉर्मूला उसका बेसिकली दिया हुआ है। तो यू के जो होगा वो तो यही होगा ना, k टर्म k ओवर 2 पार k। यू के प्लस 1 क्या होगा, इस k की जगह k प्लस 1 पुट कर दें, इस k की जगह भी k प्लस 1 पुट कर दें, और इस k की जगह भी k प्लस 1 पुट कर दें। अब आपने क्या करना होता है, रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग k प्लस 1 वाली टर्म को k वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है, और साथ में लिमिट वैसे ही आ जाती है। तो हमने यू के प्लस 1 की जो वैल्यू थी ना, k प्लस 1 ओवर 2 पार k प्लस 1, वो ऊपर रखी, ओवर नीचे यू के की वैल्यू रखनी है जो कि है k ओवर 2 पार k। तो ये k ओवर 2 पार k जब ऊपर जाएगा तो 2 पार k ओवर k हो जाएगा, यानी उसका उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये भी मैंने आई थिंक पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि x और x जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बनता है। क्यों एक्स स्क्वायर बनता है, क्योंकि उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम यहाँ से x को 2 दफ़ा लिख के ये पावर्स दोनों अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें 2 पावर्स ऐड हो रही हैं, तो आप इस 2 को 2 दफ़ा लिखें और इनकी पावर्स अलग अलग कर लें, 2 के साथ k अलग कर लें और इसकी पावर 1 अलग कर लें। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है, साथ में जो बाकी सारी टर्म्स हैं वो वैसे ही। अब 2 पर k के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचता है k प्लस 1 और नीचे बचता है ये वाला 2, क्योंकि 2 पर 1 2 ही होता है, साथ में ये k है, 2k आ गया। अब आपने क्या करना है, इस k के साथ 2k अलग कर लेना है, प्लस इस 1 के साथ 2k अलग कर लेना है। k और k कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचा, यहाँ पे 1 ओवर 2k बच गया। अब आपने लिमिट पुट कर देनी है इन्फिनिटी, इस k की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये 1/2 वैसे ही, तो 1/2 आंसर आ गया। 1/2 को अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो 0.5 आता है ना, तो ये क्या है 0.5 लेस देन 1 है। तो अगर आंसर लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। सिर्फ रेशियो टेस्ट की बात हो रही है, रेशियो टेस्ट के अंदर अगर आंसर लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट आपके पास एक और यहाँ पे सिग्मा की फॉर्म में दिया हुआ फंक्शन, और आपसे कहा गया है दोबारा से कि आपने बताना है रेशियो टेस्ट को यूज़ करते हुए कि कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस या सीरीज़ या डाइवर्ज कर रही है। तो देखें ये वाली तो यू के हो जाएगी ना, k पार k ओवर k फैक्टोरियल, ये यू के हो गया। अब इस k की जगह अगर हम k प्लस 1 पुट करते हैं तो ये 3k आ रहे हैं, इन तीनों की जगह आपने k प्लस 1 पुट कर देना है। अब फॉर्मूला लगाया हमने कि सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करना है और साथ में लिमिट लगानी है, तो लिमिट एज इट इज़ यहाँ पे सेकंड की वैल्यू लिख लेते हैं k प्लस 1 की पार k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 का फैक्टोरियल, और डिवाइड करके हमने यू के की वैल्यू लिखनी है। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू का उलट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, k फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, k पार k नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से देखें पावर्स 2 प्लस हो रही हैं, तो हम k प्लस 1 को 2 दफ़ा लिख के उसकी पावर्स अलग अलग कर सकते हैं, k अलग कर लें 1 अलग कर लें, जैसे अभी हमने ऊपर भी किया था। और नीचे ये जो k प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये हमने अभी ऊपर खोला था ना k प्लस 1 का फैक्टोरियल, k प्लस 1 एज इट इज़ और साथ में k फैक्टोरियल, उससे अगली टर्म आ जाएगी। इनको ऐसे ही रहने दिया, ये तो हो गए यहाँ पे कैंसिल, k प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा k प्लस 1 ओवर k, और दोनों की पावर क्या रह गई है, k रह गई है। ठीक है, तो दोनों की पावर सेम आ रही है तो हम उसको होल ब्रैकेट के साथ बाहर भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इसके अंदर k के साथ k अलग कर लें और इस 1 के साथ k अलग कर लें, k और k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1 प्लस 1 ओवर k। अब जिन्होंने सेकेंड ईयर में शायद है ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल में, सेकेंड ईयर की मैथ अगर पढ़ी आप लोगों ने तो आपको अगर याद हो, लिमिट अगर आपके पास होती है ना k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है जैसे 1 और साथ में 1 ओवर n, और यहाँ पे n की हम लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर पावर में लिखा हुआ है n, तो ये सारा इक्वल टू e होता है। ठीक है, अगर जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको तो याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो वो यहाँ से समझ लें कि जब आप लिमिट लगाते हैं किसी ऐसे फंक्शन के साथ जिसमें पहला नंबर 1 होना चाहिए और दूसरा नंबर जो भी है ना उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर में हो, यानी ये 1 ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, n ओवर 1 होगा, तो ये इक्वल बन जाता है e के। अगर यहाँ पे 1 ओवर 2n होता, उसका रेसिप्रोकल क्या होता, 2n ओवर 1, तो वो 2n पावर में होता, फिर भी ये सारा किसके इक्वल होता, e के इक्वल होता। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे 3/2n है तो उसका रेसिप्रोकल 2n/3 होगा, तो पावर में उसका रेसिप्रोकल अगर मौजूद है तो फिर भी ये सारा किसके इक्वल होगा, e के। तो बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास अगर पहली टर्म 1 है और साथ में जो भी टर्म दी हुई है उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में गिवन है तो
ये जो लिमिट वाली टर्म होती है सारी ये क्या बन जाती है, ई बन जाती है। और ई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ज़बानी 2.71 होती है। 2.71 आपको यहाँ से नज़र आ रहा है 1 से बड़ा है, और अगर पी की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। फोर्थ एग्जाम्पल देखें इसकी, सिग्मा 2k फैक्टोरियल ओवर 4 पार के। यहाँ पे ये वाली तो k टर्म हो जाएगी। अब इस k की जगह k+1, इस k की जगह k+1 और नीचे इस k की जगह k+1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 है, ये जो टर्म है ना ये 4 है। अब देखें u k+1 को हमने इसके साथ डिवाइड करना है, यानी फॉर्मूला लिखा हमने, ऊपर k+1 वाली टर्म आ जाएगी 2 × k+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे 4 पार k+1 है। इधर ये डिवाइड हो रही है टर्म, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 4 पार के ऊपर चला जाएगा और 2k का फैक्टोरियल जो है वो नीचे आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2k + 2 फैक्टोरियल 4 पार के ओवर नीचे जो दोनों के साथ पावर ऐड हो रही है ना, तो हम 4 को 2 दफ़ा लिख के दोनों पावर्स अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 पार के है ये तो कट हो गया, ऊपर 2k + 2 है, तो इससे आगे वाली टर्म फैक्टोरियल में मैंने बताया था ना आगे वाली टर्म कैसे आती है, उसमें से 1 माइनस करके आती है। तो 2k + 2 में से आप क्या करें, 1 माइनस कर दें, तो 2k + 2 तो वैसे ही आएगा। उससे आगे वाली टर्म जैसे देखें ना 10 फैक्टोरियल होता है तो 10 तो लिखते हैं हम, उसके बाद उसमें से 1 माइनस करके लिखते हैं, फिर उससे अगली जो है उसमें से 2 माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे भी देखें 2k + 2 तो वैसे ही आया जैसे 10 आया था, फिर इसमें से 1 माइनस करना है, तो 2 - 1 करेंगे तो 2k + 1 आ जाएगा। फिर उसमें से 2 माइनस करना है तीसरी टर्म के लिए, तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो -2 + 2 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, 2k, और इसको यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं। अब ये 2k का फैक्टोरियल नीचे इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर जो है ये 4 कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल लिया। लिमिट अंदर सिर्फ इन दोनों पे लगेगी, ठीक है। अब लिमिट हमें क्या दी हुई है, k इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर हम इधर k की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारा पूरा आंसर किसके अंदर आ जाता है, इन्फिनिटी के अंदर। जब आंसर इन्फिनिटी आए या अनडिफाइन आए तो फिर हम कहते हैं कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट है डिटरमिन वेदर द सीरीज 1 + 1/3, 1/5, 1/7 अप टू 1/2k - n क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ये आपने बताना है। तो देखें यहाँ पे जो हमारी kth टर्म है ना वो हमने लिखनी है uk, वो आ गई हमारे पास। अब यहाँ से आपने k + 1 करना है, तो k + 1 चाहिए होती है ना हमें रेशो टेस्ट के लिए। इस k की जगह k + 1, तो ये जो k है इसकी जगह भी k + 1 आ जाएगा, तो 2 × इस k की जगह k + 1, ये -1 साथ में वैसे ही है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2k + 2 - 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 होता है, तो 2k + 1, ये आपके पास uk + 1 की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे देखें तो जो फॉर्मूला होता है उसमें uk + 1 की वैल्यू को uk के साथ डिवाइड करना होता है हमने, तो uk + 1 आपने लिखा, ये नीचे आ रहा है तो उसको डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू का उलट आ जाएगा, 2k - 1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर आपस में नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू। तो साथ में ये जो लिमिट है ना वो वैसे ही आ रही है, ठीक है, ये लिमिट यहाँ पे वैसे ही चलती जा रही है। अब अगर हम इसके अंदर लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं ना तो आंसर अनडिफाइन हो जाता है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखें ऊपर वाली जो टर्म थी, ये देखें जी, ये जो 2k - 1 है और 2k + 1 है, ऊपर नीचे दोनों को क्या करें, k के साथ डिवाइड कर दें, ऊपर भी k के साथ और नीचे भी k के साथ। 2k के साथ k अलग हो जाएगा और इस 1 के साथ k अलग हो जाएगा, इस 2k के साथ k अलग कर लें, इस 1 के साथ k अलग कर लें, यहाँ पे k और k कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 - 1/k बचा, नीचे 2 + 1/k बचा। अब लिमिट जो है ना इन्फिनिटी वो पुट कर दें, 1/∞ 0 हो जाएगा, 2 - 0, नीचे 1/∞ 0 तो 2 + 0, 2/2 आंसर हमारा 1 आ गया। तो हमने पढ़ा था कि अगर रेशो टेस्ट का आंसर = 1 आ जाए, यानी 1 के इक्वल आ जाए, तो फिर हमें वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज़, लेकिन अगर = 1 आ जाता है तो हमें इससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता चल रहा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम यहाँ पे कोई और टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो हमने इंटीग्रल टेस्ट अभी पढ़ा है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रल टेस्ट देखें हमारे पास क्या होता है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है, वो जो फंक्शन हमें दिया हुआ था यहाँ पे 1/2k - 1, तो k को हमने रिप्लेस कर देना होता है x के साथ, तो यहाँ पे 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट्स 1 से इन्फिनिटी तक, साथ में dx। अब 1 के नीचे अगर यहाँ पे साथ में देखें जो टर्म आ रही है उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है ना, साथ में जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव साथ में होना ज़रूरी है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 × 1 - 0, तो 2 आएगा, वो 2 आपने खुद यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब जो डिवाइड किया वो बाहर ही रहेगा।
अब इन्फिनिटी अगर आ रहा हो लिमिट के अंदर, तो हमने लेक्चर 39 के अंदर पढ़ा था कि हम इसकी लिमिट लगाते हैं जो एल अप्रोच कर रहा होता है इन्फिनिटी को, और इसकी जगह एल आ जाता है, और साथ में 1/2x-1 और ये 2dx एज इट इज़। अब 1 के नीचे कुछ भी हो, 1/x है, तो उसकी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो log x आती है। तो 1 के नीचे 2x-1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो log 2x-1 आएगी। ठीक है, साइड पे लिमिट्स 1 से l तक आ गई, और ये जो 2dx था ये कांस्टेंट बन गया सारा, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव दिया होता है ना साथ में, वो कांस्टेंट बन जाता है, वो नहीं आप लिखते। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट करें l, तो 2l-1 आ जाएगा, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें 1, तो 2 1 2 -1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और log 1 जो होता है वो 0 होता है, तो वो हमने 0 लिख दिया। साथ में इस l की जगह आप इन्फिनिटी पुट करें तो ये सारा आंसर ही आपका इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आंसर अनडिफाइन आ रहा है, इसका मतलब है सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट एक और हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है जी, रूट टेस्ट। रूट टेस्ट किसे कहते हैं? रूट नाम से पता चल रहा है कि अंडर रूट जो होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है, उससे रिलेटेड है यहाँ पे कि आपके पास एक सीरीज़ है यू के बी सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज दैट p इज इक्वल टू दिस, कि p जो है, पीछे हमने जो रेशियो टेस्ट था उसके अंदर क्या पढ़ा था, p किसके इक्वल है, ऊपर UK+1 आता है, नीचे UK आता है, दोनों की रेशियो लेनी है। यहाँ पे p जो है वो किसके इक्वल है, UK है, और उसकी पावर में 1/k है। ठीक है, तो ये रूट आ रहा है इसका। तो यहाँ पे इस पूरा को सॉल्व करने के बाद जो p की वैल्यू है, अगर लेस देन 1 हो तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर 1 के इक्वल आ जाए तो वो डाइवर्ज भी कर सकती है, कन्वर्ज भी कर सकती है। यहाँ से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो रिजल्ट्स तो इसके सेम है जैसे पीछे रेशियो टेस्ट के थे। ठीक है, तो सिर्फ p का फॉर्मूला चेंज हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें आप, तो आपको एग्जाम्पल के अंदर सिग्मा दिया हुआ है, साथ में एक फंक्शन भी दिया हुआ है, तो हमने p का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लगा देना जो भी हमने ऊपर रूट टेस्ट के अंदर पढ़ा है। तो रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग UK की पावर 1/k होती है, तो UK तो हमारे पास ये है, तो इस UK की जगह जो है ना आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली सारी पावर के साथ। बाहर जो 1/k है वो एज इट इज़, लिमिट जो थी वो भी एज इट इज़। अब ये k और 1/k ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लिमिट है वो सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, 4k - 5/2k+1। तो अब डायरेक्ट अगर पुट करते हैं तो आंसर अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, अनडिफाइन आंसर आ सकता है क्योंकि वो डाइवर्ज कर सकती है ना, लेकिन अगर वो मैनिपुलेट होती है तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हो सकती है ना, आप ऊपर नीचे k के साथ डिवाइड कर दें, 4k और 5 दोनों अलग अलग k से डिवाइड हो जाएंगे, नीचे 2k और 1 अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे k और k कैंसिल, इधर भी k और k कैंसिल, तो 4 - 5/k बचा, यहाँ पे 2 + 1/k बच गया। अब k जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, 4 - 0 4 आ गया। इस तरह से 2 + 1/∞ 0, तो वो 2 आ जाएगा, 4/2 जो कि इक्वल है 2 के। अब 2 देखें 1 से बड़ा आंसर आ gया, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि p अगर 1 से बड़ा हो जाए तो सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो आंसर हमारा 1 से बड़ा आ गया, इट मीन्स ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। इनफॉर्मल प्रिंसिपल क्या होता है? कांस्टेंट टर्म्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ UK कैन यूजुअली बी डिलीटेड विदाउट अफेक्टिंग द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। यानी पीछे भी हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर आप कुछ सेलेक्टेड टर्म्स को इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, वो फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट टर्म्स को आप अगर डिलीट कर देते हैं ना, तो उससे उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है साथ में तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, आपने बताना है यूजिंग इनफॉर्मल प्रिंसिपल। तो इनफॉर्मल प्रिंसिपल के अंदर अभी हमने देखा क्या होता है, आप कांस्टेंट टर्म्स को डिलीट कर देते हैं। तो ये जो सीरीज़ है इसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 आ रही है ना, वो आप हटा दें तो पीछे सिर्फ क्या बचता है, 1/2k बचता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दोनों एक ही तरह से जो है बिहेव करती हैं। अब ये वाली जो टर्म है ना, ये क्या करिए, कन्वर्ज करिए। अगर हम इसको रेशियो टेस्ट से या रूट उससे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो जो ये वाली ओरिजिनल है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूज़ अबव प्रिंसिपल टू हेल्प गेस वेदर द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। आपने बताना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो देखें ये हमारे पास है, यहाँ से आपने क्या करना है, ये वाली टर्म डिलीट कर देनी है। यानी जो बड़ी पावर होती है ना वो आपने रखनी होती है, छोटी को आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीटिंग 2k, तो 1/³ रूट ऑफ k 3 बचेगा। अब
जो अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है, तो आपने पावर उसकी लगा दी 1/2। अब 3 1s are 3/2 उसकी पावर आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पी सीरीज़ वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि पावर में आ रहा है ना, कुछ पावर में आ रहा है, तो पावर हमारी 3/2 है, तो 3/2 तो 1 से बड़ा आता है क्योंकि इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग है। तो अगर p की वैल्यू पावर रूल के अंदर, p सीरीज़ के अंदर अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। इनको मिक्स नहीं करना, आप लोगों ने अच्छे से देख लीजिएगा, ये p जो है ये पावर सीरीज़ वाला है, ठीक है। ये अगर 1 से बड़ा होगा ना तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, लेकिन जो रूट टेस्ट है और रेशो टेस्ट है उसमें अगर ये लेस देन 1 हो p की वैल्यू फिर वो कन्वर्ज करती है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना, आपने अच्छे से इनके अंदर जो है ना डिफरेंस समझ लीजिएगा। ओरिजिनल सीरीज़ जो होगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर इसका जो हाफ पार्ट हमने लिया था आधा डिलीट करने के बाद, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो जो ओरिजिनल थी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। उसके बाद आ जाता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर क्या होगा, ये वैसे ही है जैसे हमने पीछे कंपैरिजन टेस्ट किया है ना। अब लिमिट कंपैरिजन के अंदर क्या है कि आपने दो फंक्शंस लिए हैं, दो सीरीज़ ली हैं ए के और बी के। तो पी का फॉर्मूला यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट के अप्रोच करेंगे, बी ए के वाला फॉर्मूला ऊपर आता है, बी के वाला नीचे आता है। अगर तो इनको सॉल्व करने से जो पी की वैल्यू यानी इनका जो आंसर है वो फाइनाइट हो, यानी एक वेल डिफाइंड नंबर हो और 0 से बड़ा हो, तो सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। दोनों ए के और बी के दोनों कन्वर्ज करेंगी। और अगर फाइनाइट और 0 से बड़ा आंसर नहीं आता तो फिर वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। एग्जांपल देख लें, यूज़ लिमिट कंपैरिजन टू टेस्ट वेदर सिग्मा कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। आपने बताना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो उसके लिए देखें आपने क्या करना है, यहाँ से ये टी के जो है ये डिलीट कर देना है, तो सिर्फ 1/2 के स्क्वायर बचा हमारे पास। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ 1/k² बचेगा। तो ए के जो था वो हमारे पास ये था, यानी जो ओरिजिनल टर्म थी उसको हम ए के कह देते हैं, और जो न्यू बनी है हमारे पास उसको हम बी के कह देते हैं, ठीक है। तो ए के और बी के आ गया हमारे पास। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए के को बी के पे आपने डिवाइड कर देना है। तो ए के की वैल्यू लिखी, डिवाइड का साइन लगा के हमने बी के की वैल्यू लिख दी। तो ए के की वैल्यू एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बी के की वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2k²/1। साथ में लिमिट आ रही है जो के की जो उसको 0 को अप्रोच करवा रही है। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें कि ये जो हमारे पास टर्म आई है यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना k² के साथ। वैसे तो हम k के साथ डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि k² है तो हमने ऊपर और नीचे k² के साथ डिवाइड कर देना है। इसको k² के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कट होकर सिर्फ क्या रह जाएगा 2। इसको k² के साथ डिवाइड करेंगे तो दोनों के साथ k², इसके साथ अलग कर लें, इसके साथ अलग कर लें। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2/2 - 1/k। अब आप यहाँ पे k की लिमिट पुट कर दें जो कि इन्फिनिटी है, तो 1/∞ हमारे पास क्या होता है 0, तो 2/2 - 0, 2/2 आंसर हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 1। अब p जो है वो फाइनाइट है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड नंबर है। ये जो आंसर आया ये p का आंसर है ना, ये वेल डिफाइंड नंबर है और पॉजिटिव भी है, यानी बड़ा है 1 से। तो इसका मतलब है जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। उसके बाद एक और यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट आ जाता है। टू अप्लाई दिस टेस्ट वी नीड 2 स्टेप्स। हमें 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है कि आपने पहले गेस करना है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ना वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो अब आपने जो भी गेस लगाया, यानी अगर कन्वर्ज का गेस लगाया है तो आपने उस गेस को प्रूव करने के लिए ना एक सीरीज़ ढूंढनी है। अगर आपका गेस जो है वो डाइवर्जेंट है तो आपने एक डाइवर्जेंट सीरीज़ ढूंढनी है जिसमें जितनी भी टर्म्स होंगी ना वो स्मॉलर देन होंगी यू के, जो आपने शुरू में एक टर्म ली है उससे छोटी वैल्यूज़ होंगी। लेकिन अगर आपका गेस है कि वो कन्वर्जेंट है तो आपने एक कन्वर्जेंट सीरीज़ फाइंड करनी है जिसमें सारी आप उससे बड़ी वैल्यूज़ लेंगे। कन्वर्जेंट के अंदर बिगर वैल्यूज़ लेनी होती हैं, डाइवर्जेंट के अंदर आपने स्मॉलर वैल्यूज़ लेनी होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें सिग्मा 1/k - 1/4 है, तो आपने यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना है इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस शो करने के लिए। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ थी ना इसमें से हमने 1/4 डिलीट कर दिया, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, ये जो सीरीज़ थी इसमें से 1/4 डिवाइड करेंगे तो 1/k बचेगा। तो अब देखें फिर भी ये वाली टर्म बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि डिनोमिनेटर में आंसर जितना बड़ा होता है ना उसका आंसर उतना ही छोटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू k है तो ये बड़ी है ना, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो ये छोटी हो जाएगी। ओवर के नीचे छोटी वैल्यू है तो इसका आंसर बड़ा आएगा।
ओवर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो इसका आंसर छोटा आएगा। देखें अगर आप 1/2 करते हैं और एक में 1/5 करते हैं, इसका आंसर आता है 0.5, इसका आंसर आता है 0.2। तो नीचे वैल्यू छोटी थी लेकिन उसका आंसर बड़ा आया है। अगर नीचे वैल्यू बड़ी होगी तो उसका आंसर छोटा आएगा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि नीचे छोटी वैल्यू है तो उसका बड़ा आंसर होगा, ये बड़ी वैल्यू है तो उसका छोटा होगा। ये छोटी क्यों है? क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है ना, के में से। अगर ये 10 था तो 10 में से माइनस हो रहा है कुछ, तो वो तो 10 से छोटी वैल्यू आएगी फिर। अब यहाँ पे देखें, इट बिहेव्स लाइक डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज। देखने से तो हमें लग रहा है 1/k, अभी हमने पीछे भी देखा था हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती हैं। तो देखने से हमें लग रहा है कि ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज है, ठीक है। तो अगर ये डाइवर्जेंट है, हमने यहाँ पे गेस लगाया कि ये डाइवर्जेंट है, तो अब हमने इसको जो है वो ठीक प्रूफ भी करना है। उसके लिए आप क्या करें, डाइवर्जेंट के लिए हमने पीछे देखा था कि आपने स्मॉलर टर्म लेनी होती है। तो अगर ये 1/k है तो उससे स्मॉलर टर्म है ये 1/k-4, ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये छोटी है ना उससे, k से, k-1/4। तो हम इसको क्या करेंगे, इससे क्या करते हैं, एक डिलीट कर देते हैं टर्म। अभी हमने कहा कि ये वाली टर्म जो है ये बड़ी है और ये वाली छोटी है, 1/k-1/4। अगर सिर्फ k की बात करें ना तो सिर्फ k बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन पूरी बात करें तो फिर ये छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो अब ये बड़ी टर्म है हमारे पास, तो इससे छोटी कौन सी आएगी, 1/k आएगी। यो हमने एक ले ली उससे छोटी टर्म, उसमें से -1/4 डिलीट करके। अब आपने उस पर वो कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, AK/BK। तो AK की वैल्यू लिखें, डिवाइड करके BK की लिखनी थी, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ऊपर k है, नीचे k-1/4 है, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लें तो वो 4k-1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये 4 ऊपर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k/4k-1। अब ऊपर नीचे k के साथ डिवाइड कर दें, इसको भी k के साथ डिवाइड कर दें, इन दोनों को भी k के साथ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे इनके साथ तो k कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 4 वैसे ही आ गए। इधर 1/k है, उसके साथ आप जो है लिमिट अप्लाई कर दें इन्फिनिटी, तो 1/∞ यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 4/4 हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 हमारा आंसर एक फाइनाइट है और पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, ये वाली जो हमने लेट की थी 1/k वाली। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो जो ओरिजिनल सीरीज़ थी क्वेश्चन के अंदर वो भी कन्वर्ज करेगी।